सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम करने वाले हैं जनरल फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। यानी कि आज की वीडियो में हम देखेंगे जनरल फॉर्म क्या होती है स्ट्रेट लाइन की और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, और उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले आप इस वीडियो में आगे बढ़ो, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है ये आप उसको देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे। सो स्टूडेंट, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन से। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे बोर्ड पे सारी चीजें कवर अप कर रखी है, मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको कम समय में ये सारी चीजें समझ में आए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये देखिए, ये आपकी एक लाइन है। सबसे पहले मैंने इसका नाम दिया लाइन है आपकी। अब ये लाइन देखो, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये है आपकी वाई एक्सिस। अब देखो नॉर्मल में आपका होता क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन का मतलब क्या है। जैसे ये लाइन है आपका, मैंने क्या बोला, इस लाइन की आप इक्वेशन लिखो, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, आपको दो चीज गिवन होगी हमेशा। ये ध्यान रखना, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन में अगर आपको इस फॉर्म में लिखना होगा तो आपको दो चीजें गिवन होगी। एक तो बोलेगा जो ये लाइन है ना, वो आपका ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ये आपको दे रखा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो आपकी लाइन है, इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आपका p है। तो ये चीज आप नोट कर लेना, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। मेरे को हमेशा ये गिवन होगा नॉर्मल फॉर्म में। तो हमें दे रखा है p के आपका डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से दूरी हमें हमेशा पता होगी। और आपको ये पता होगा कि ये जो है आपका, जैसे नॉर्मल है ना, इसको जो हम बोलते हैं, ये जो आपकी लाइन जाएगी इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन के, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब हमें ये भी पता होगा कि जो नॉर्मल है आपका, वो कितना एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमने उसको बोला कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। इसको भी हमने नोट कर लिया, अल्फा क्या आपका एंगल मेक्स बाय नॉर्मल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हमने क्या बोला, आप इसकी इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन आप सिंपल लिखोगे एक्स कॉस अल्फा, ठीक है ना, ये अल्फा आपको यहाँ फिट लगा देना है, एंड फिर आप लिखोगे प्लस में वाई साइन अल्फा प्लस में इक्वल्स टू पी, सॉरी इक्वल्स टू पी, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको क्या करना है, सिंपल आप इक्वेशन लिखोगे एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। तो फाइनली आपका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरीके से निकल जाएगी, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बच्चे बहुत ही ज्यादा रट लेते हैं इसको। रटते कैसे हैं, जैसे कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ये लाइन कहाँ हो, आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तब आप क्या करोगे, देखो अगर कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, जैसे कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी लाइन है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये पूरा जो एंगल बनेगा अल्फा, ये तो अभी भी अल्फा ही कहलाएगा पूरा। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ जुड़ के ही तो आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला, 90 प्लस थीटा ही तो होगा। तो हमने यहाँ पे अल्फा की जगह क्या लिख लेंगे, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी अगर लाइन है तो वहां पे अल्फा क्या हो जाएगा आपका 90 प्लस थीटा, यानी कि जो इसका नॉर्मल है वो कितना एंगल बनाएगा, 90 प्लस थीटा का एंगल बनाएगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमने बोला अल्फा की जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 90 प्लस थीटा, यहाँ पे फिर लिख लेंगे बाई, और यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू पी, राइट। एंड देन उसके बाद आप क्या कह सकते हो, देख सकते हो आप इस थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, जैसा कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्मल हो गया इसका, ये नॉर्मल आपका कितना एंगल बनाएगा, आप देख सकते हो 180 प्लस थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे हमने बोला अल्फा क्या है आपका 180 प्लस थीटा। एंड देन आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो इक्वेशन, हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स कॉस 180 प्लस थीटा प्लस में वाई साइन 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू पी, राइट। एंड देन इसी तरीके से अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देख सकते हो ये पूरा एंगल कितना बना रहा है, 270 प्लस थीटा, है ना, 270 प्लस थीटा ही तो बना रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना बना रहा है, 270 प्लस थीटा। हमने बोला यहाँ पे अल्फा कितना है फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा अल्फा है 270 प्लस थीटा। यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन थी वहां पे हमने अल्फा की जगह क्या रख लिया, 270 प्लस थीटा प्लस में वाई साइन 270 प्लस में थीटा इक्वल्स टू पी। पी क्या है आपका, पी है इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। एंड देन अब देखो यहाँ पे इतनी चीज तो मैंने आपको बता दी। अब बुक में डायरेक्टली क्वेश्चन कर रखे तो आप बहुत कंफ्यूज होते हो। मैंने उसके लिए क्या करा, जैसे आपका 90 प्लस थीटा, इसका क्या मतलब है भैया, देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे कि एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस होते हैं, अगर आपको याद नहीं है एक तरीका होता है। जैसे मान लो कि अगर आपसे बोला जाए cos 60 निकालो तो आप बता दोगे। अगर आपको बोला जाए cos 120 बताओ तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे cos 210 बताओ तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा, या फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना आता तो सिंपल में बताता हूं किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है, मेरे दो बातों का, ठीक है ना, आप आराम से निकाल पाओगे। अगर आपको cos 120 का निकालना है, यानी कि कोई सा भी आपका एंगल निकालना हो,
ठीक है ना, कॉस के साथ है या फिर साइन के साथ है, टेन के साथ है, तो आप फाइनली निकाल पाओगे। अभी आप 90 तक निकाल पाते हो ना, याद करा होगा आपने, लेकिन आप आगे के भी निकाल पाओगे। आप ध्यान से देखना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर मान लो यहाँ पे जैसे कि मैं ये बता क्यों रहा हूँ, पहले आप ये सुन लो, मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री वाला, इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर ये मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में मान लो 210 एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे कॉस 210 आप कैसे सॉल्व करोगे, ये भी तो बात है ना, इसीलिए मैं चीज बता रहा हूँ। तो पहले आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट है मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन, कोस, टेन, कोसेक, ठीक है, ये सारे यानी कि 6 के 6 जितने भी आपके होते हैं ना, सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एंड आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉस सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारे कैसे होंगे, नेगेटिव। जैसे आपका साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होगा, कोसेक लिखा है ये, ठीक है ना, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी बच गए आपके कॉसेक, ये सारे कैसे होंगे, नेगेटिव। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ध्यान रखना है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। सेम इस तरीके से जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये चीज ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा लिखा है, तो हम इसको क्या कॉस में चेंज करें, जैसे आप बहुत कंफ्यूज होते हो। तो आपको एक और चीज ध्यान रखना है, अगर किसी भी रेशियो के साथ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ, चाहे वो साइन हो, कोस हो, टेन हो, कुछ भी हो, अगर ऐसे लिखा है 90 प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा लिखा है, या फिर 270 प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा लिखा है, तो आप क्या करोगे, उसको ट्रांसफॉर्म करोगे। कैसे करोगे ट्रांसफॉर्म, अगर वो साइन में लिखा है, जैसे मान लो साइन 90 प्लस थीटा लिखा है या फिर 90 माइनस थीटा लिखा है, तो आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लिख दोगे, कॉस थीटा लिख दोगे। और अगर आपका कॉस लिखा है, जैसे कॉस 90 प्लस माइनस थीटा लिखा है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, साइन लिख दोगे। ये दोनों चीजें वैलिड है। और इसी तरीके से मान लो आपका 10 लिखा हुआ है, 10 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कॉट थीटा लिख दोगे। या फिर आपका लिखा हुआ 10 270 प्लस माइनस थीटा, तो आप इसको क्या लिख दोगे, कॉट थीटा लिख दोगे। तो ये चीज क्लियर हुई, यानी कि इसी तरीके से आप सेक को किस में ट्रांसफॉर्म कर दोगे, कोसेक में। और अगर इसी तरीके से कोसेक में कोई चीज दे रखी है, जैसे कोसेक 270 प्लस माइनस में थीटा, तो आप इसको सेक में लिख दोगे थीटा। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखिए कि ट्रांसफॉर्म कहाँ नहीं होता है, ट्रांसफॉर्म कहाँ नहीं होती है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू। तो ट्रांसफॉर्म देखो कहाँ पे नहीं होती, तो हमने बता दिया आपको 180 प्लस माइनस थीटा तब आप ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, या फिर 360 प्लस माइनस में थीटा तब भी आप ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे। जैसा कि यहाँ पर है, जैसे मान लो आपका लिखा हुआ साइन 180 प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, ठीक है, साइन है तो साइन में ही रहने दोगे इसको। इस तरीके से आपका यहाँ पे लिखा है कॉस 180 प्लस माइनस में थीटा, तो आप इसको क्या लिखोगे, कॉस थीटा ही लिखोगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करना है इसमें। 180 प्लस माइनस थीटा में और 360 प्लस माइनस थीटा में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, जैसे, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सबके साथ भी, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, जो चीज मैंने आपको बताई है ना, इसका यूज क्या है, मैं यहाँ पे आपको कराता हूँ। जैसे मान लो आपको निकालना है कॉस 120 की वैल्यू, ठीक है, जैसे कि cos 120 की वैल्यू निकालनी है, तो आप सोचो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 90 प्लस 30, है ना, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि 90 प्लस 30 में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्या ट्रांसफॉर्म होगा ये, तो जी हाँ, 90 प्लस माइनस थीटा में ट्रांसफॉर्म होता है। अगर ये कॉस में है तो किस में चेंज कर दोगे इसको, साइन में, तो हम इसको क्या लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन 30। लेकिन एक और चीज यहाँ एक और चीज ध्यान देना कि 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में गया, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 प्लस 30 हुआ ना, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कि कॉस था, इस साइन को नहीं देखना, इस कॉस को देखना है जिसके साथ 90 प्लस 30 था, इसको ही चेक करना है आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, मेरे कहने का मतलब था 90 प्लस 30 है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो आपको देखो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये कैसा होता है आपका, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम किसका साइन लगाएंगे, नेगेटिव का, तो यहाँ पे नेगेटिव। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की आपको सिंपली वैल्यू याद रखनी है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो फाइनली हमारा 120 का आंसर कितना होगा, माइनस में 1/2। ये तो चीजें क्लियर हुई। अब अगर आपको इसी तरीके से आपको क्या निकालना हो, मान लो यहाँ पे 210 निकाल लो, 210 की वैल्यू, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, cos 180 प्लस 30 लिख सकते हो ना। अब आप ये देखो कि सबसे पहले कि क्या यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे देखो 180 प्लस माइनस थीटा पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। अगर कॉस में है तो कॉस में ही रहेगा, इनके जिसमें है उसमें लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 30, ठीक है ना, यानी कि cos थीटा ये वाला,
तो हमने लिखा cos 30। अब देखो आप ये कि क्या ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, जैसे 180 प्लस 30 तो 180 तो ये होता है और 30 यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में गया, तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में cos होता कैसा है, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, ढूंढो, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, देखो 10 और 40 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, यानी कि cos कैसा होगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे आपको cos 30 की वैल्यू रख देनी। cos 30 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, √3/2। तो फाइनली आ जाएगा √3/2। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। एक और करें हम, चलो एक और कर लेते हैं। अब फाइनल एक और करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया आपका साइन 120 या फिर 150 लिख लिया, साइन 150। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 180, ठीक है ना, 180 - 30 ऐसे लिख सकते हैं हम फाइनली। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो कि 100 यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या, तो 180 प्लस माइनस या फिर प्लस का हो या फिर उसके साथ माइनस का हो, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो ये माइनस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, साइन का है तो साइन में ही रहेगा ये। तो हम इसको किस में लिख लेंगे, साइन 30 लिख लेंगे। अब आपको ये देखना है कि जब मैं 180 - 30 करूंगा, देखो 180 था, 180 में से आपको 30 घटाया तो कहाँ पे चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही साइन रहेगा। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप ये भी तो लिख सकते हो, साइन 30 का मतलब क्या है, साइन 30 की कितनी वैल्यू होती है, 1/2। तो फाइनली इसका आंसर 1/2 आ गया। अच्छा, बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा माइंडेड होंगे, तो उनने ये सोचा होगा भैया आपने इसको 180 - 30 करा, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना भैया, बताओ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बिल्कुल सही बात है। 90 + 60 भी तो लिख सकते थे भैया, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अब बस आप किसी में भी चेंज करो, बस आपको उसको जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट को बस घुमाना आना चाहिए, यानी कि सॉल्व करना आना चाहिए, किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे क्या है, साइन 90 + 60। तो आपको देखना है ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या। सबसे पहले 90 ± थीटा पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो अगर ये साइन में तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो हम इसको किस में लिख देंगे, कॉस में, ठीक है। अब उसके बाद cos 60 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखना है साइन 90 + 60, 90 + 60 कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो फाइनली आपका आंसर तो सेम आएगा। जब कैसे भी करो कि आंसर सेम आएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, जितनी भी मैंने चीज़ें बताई है। तो प्लीज़ आप मेरे को एक बार कमेंट करोगे cos 150, ठीक है, आप मेरे को कमेंट करो cos 150। तो फाइनली आप इसको कमेंट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। अब हम करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, प्लीज आप इतना नोट करो। सो स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज √8 यूनिट एंड द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव ऑफ द एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल इज 135। देखो यहाँ पे ये 135 है आपका। सिंपल देखो कॉन्सेप्ट है, आपसे क्या बोला गया है, हमें एक लाइन की इक्वेशन पता करनी है। अगर ये लाइन देखो सबसे पहले 135 बना रहा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। इसकी मुझे इक्वेशन लिखनी है। इन्होंने क्या बोल रखा है कि इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो आपका डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, यानी कि ये होगा p, यही तो होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें गिवन क्या है, तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले p की वैल्यू कितनी है आपके √8 यूनिट। एंड इन्होंने बोला है कि ये जो आपका परपेंडिकुलर है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा इक्वल्स टू कितना, 135, ठीक है जी। तो हमने बोल दिया कि अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 135। ये तो चीज़ क्लियर हो गई आपको। उन्होंने क्या बोला है कि अब इस लाइन की आपको इक्वेशन लिख के दिखानी है। तो इक्वेशन हमें पता है सिंपल किस तरीके से लिखते हैं। तो फाइनली हम इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे, एक्स कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस में वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस। देखिए कॉस अल्फा कितना आपका 135 हमने लिखा है यहाँ पे 135 प्लस में वाई साइन अल्फा कितना आपका 135 है इज इक्वल्स टू पी। तो फाइनली हमने इसको लिख दिया। अब देखो पी की वैल्यू तो हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे √8। ग्रेट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। देखो ट्रांसफॉर्म कैसे कर लेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस, ठीक है, 90 + 45 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 135 ही तो आएगा। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई साइन, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 90 + 45 इज इक्वल्स टू √8। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स कॉस, देखो 90 + 45 आपको पता है ट्रांसफॉर्म होगा,
ये किस में, कॉस में है ना, तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, क्योंकि 90 प्लस माइनस थीटा पे क्या होता है, चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो साइन आ गया आपका साइन 45। अब देखना ये कि कॉस 90 प्लस थीटा, जैसे कॉस 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ग्रेट। अब उसके बाद हम करेंगे वाई। यहाँ पे देखो क्या आपका साइन 90 प्लस थीटा, तो ट्रांसफॉर्म होगा, हाँ ट्रांसफॉर्म होगा, कॉस में जाएगा ये, तो कॉस हम लिखेंगे, कितना लिख देंगे 45। अब यहाँ पे देखिए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा क्या होता है, आपको ध्यान रखना, ये 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा में कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमने इसको लिखा है पॉजिटिव, इक्वल्स टू √8। ठीक है। एंड देन इसके बाद आप क्या लिख लोगे, यहाँ पे आ गया माइनस का x। यहाँ पे देखो साइन 45 की वैल्यू 1/2, 1/√2 सॉरी। फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे y, यहाँ पे cos 45 की वैल्यू 1/√2, यहाँ पे √2 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 8। ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस का 8 प्लस में y इज इक्वल्स टू हम कर लेंगे यहाँ पे आ गया आपका 8, और ये 2 जो है √2 इधर चला जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे, फाइनली हमारा आंसर आएगा माइनस का ये एंड प्लस का y इज इक्वल्स टू 4। तो हमारा आंसर कितना आया 4, 16 का √4 आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हम सबको इधर बुला लेते हैं, तो x प्लस y, ठीक है ना, सॉरी ये देखो हमने इसको इधर कर लिया, तो ये x पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 4 इक्वल्स टू 0, तो फाइनली हमारा ये आंसर हो गया। तो फाइनली हमने ये कंप्लीट कर लिया। प्लीज़ आप इसको नोट करो, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, पी की वैल्यू पता थी, अल्फा पता था, ट्रांसफॉर्म करा, फाइनल आंसर आ गया। अगर मैं आपको ट्रांसफॉर्म करना नहीं बताता ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो प्लीज़ आप नोट करो। फिर हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, तो प्लीज़ नोट। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन इज 5। यानी कि हमें क्या करना है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है, ऑरिजिन से 5 दे रखा है, और स्लोप जो है ना मेरा परपेंडिकुलर का वो कितना है 3/4 है। तो मुझको क्या करना है, इक्वेशन लिख के दिखानी है स्ट्रेट लाइन की। इस चीज को मैं आपको ग्राफिकली शो करके दिखाता हूं। तो जैसा कि आपका ये हो गया y एक्सिस, ये आपका है x एक्सिस। यहाँ पे देखो आपकी लाइन है, जैसे ये मैंने ड्रॉ कर लिया, आपकी ये लाइन हो गई हमारी। अब देखो इस लाइन का क्या बोला हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब p। तो हमें p की वैल्यू तो फाइनली पता है। यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन में लिखूं तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब p पता है, p कितना है 5 यूनिट है। ठीक है। एंड देन उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है आपका, इसका स्लोप कितना दे रखा है 3/4। अब एक बात सुनो, 3/4 स्लोप तो दे रखा है। अब क्या पता, एक चीज बात बताओ मेरे को, बताओ अगर ये मुझे पता थोड़ी ना कितना एंगल बना रहा है, हो सकता है ये आपका मान लो 30 एंगल बना रहा हो, या फिर 110 एंगल बना रहा हो, 210 एंगल बना रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मेरे कहने का मतलब है मुझे ये नहीं पता ना कि ये कितना एंगल बना रहा है, मुझे तो स्लोप दे रखा है। जैसे अभी देखो, अभी मैं आपको ये डाउट क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो आपका स्लोप दे रखा है, ये देखो एंगल कितना बना सकता है। मान लो अगर ये 30 एंगल बनाएगा या फिर 210 एंगल बनाएगा, तो अब क्या स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं tan थीटा से, यानी कि tan 30। मान लो अगर 30 एंगल बनाएगा तो ऐसे तो निकालोगे, इसको हम क्या लिखेंगे 1/√30। ठीक है, यही तो होगा स्लोप। अब मान लो 210 बना रहा है, तो 210 को आप कैसे लिखोगे, 210 को बताया ना 180 + 30 ऐसे तो लिखोगे। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा नहीं, तो हम इसको क्या लिख लेंगे tan 30। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बताओ, तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा ना। तीसरे क्वाड्रेंट में अगर ये जा रहा है तो tan कैसा होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, tan 210, यानी कि जो स्लोप मिला आपको, स्लोप मिल गया 1/√3। यहाँ से एक चीज आपको समझ में आई कि हो सकता है कि ये लाइन जो है पहले क्वाड्रेंट में हो या फिर तीसरे क्वाड्रेंट में हो। ये चीज आपको क्लियर हुई क्योंकि स्लोप सेम है। यहाँ पे देखो एंगल 30 था, तो स्लोप क्या था इसका 1/√3। अगर यहाँ पे एंगल चेंज हुआ, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में एंगल गया, तब भी इसका कितना रहा 1/√3। तो इसका मतलब ये आपको समझ में आया कि ये लाइन जो है मेरा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये चीज क्लियर हुई आपको। ठीक है, तो या तो ये कहाँ पर होगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन ये चीज तो सेम ही रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, तो p की वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहेगी। अब यहाँ पे है कि ये, अब देखो यहाँ से अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपसे ये बोला कि एक तो ये चीज हो गई, अब हमने बोला कि स्लोप दे रखा है ना, मैं इसका स्लोप दे रखा है, इसका इस परपेंडिकुलर लाइन का, तो हम बोल सकते हैं या तो ये क्या है आपका tan अल्फा है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो 3/4 लिख सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये क्या हुआ आपका tan 180 + अल्फा हो, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो 180 + अल्फा ही तो होगा कुछ,
यानी कि 3/4 तब भी आंसर यही मिलेगा। यानी कि स्लोप हमारा दोनों ही कंडीशन पे क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ग्रेट। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से आप देखिए। इसके बाद आपको हम यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको पता है हम इक्वेशन किस तरीके से लिख लेंगे, इफ़ P इक्वल्स टू 5 यूनिट एंड आपका 10 अल्फा, यानी कि 10 अल्फा इक्वल्स टू कितना है, 3/4 है। तो इस वाले कंडीशन पे आप स्लोप, इसका मतलब है इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन आएगा आपका x कॉस अल्फा प्लस में y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी, ऐसे तो लिखोगे। लेकिन यहाँ पे देखो हमें अल्फा तो पता ही नहीं है, देखो अल्फा तो पता ही नहीं ना, हमें तो 10 अल्फा पता है, हमें क्या चाहिए, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। तो यहाँ से आप 10 अल्फा, वो मेरा मतलब साइन अल्फा और कॉस अल्फा तो निकाल ही सकते हो ना। कैसे निकाल लोगे, देखो जैसे ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, मान लो ये आपका एंगल है अल्फा। अब देखो अगर ये है आपका ऊपर की तरफ क्या होता है, परपेंडिकुलर, कितना 3 है, ये कितना 4 है। तो आप एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 निकल जाएगा ना, ठीक है, समझ गए। पाइथागोरस थ्योरम लगा के कितना होगा, 5 होगा। तो हमने बोल दिया 5 है। अब देखो यहाँ से आप बोल सकते हो कि कॉस, यहाँ से हम लिख सकते हैं ना एक्स कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होता है आपका, कॉस अल्फा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4/5, ठीक है, प्लस में y। इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5, तो 3/5 इज इक्वल्स टू पी, राइट। इसको हम क्या लिख लेंगे, 4x प्लस में 3y अपॉन नीचे की तरफ क्या आएगा, 5 आएगा, इज इक्वल्स टू पी। अब देखो p की वैल्यू आपको पता है, तो हम p की वैल्यू रख लेते हैं। देखो p की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो हमने इसको रखा 5 एंड देन ये 5, हम इसको बोल देंगे ये क्या आ जाएगा, 4x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 25। तो ये क्लियर हुआ आपको। तो एक तो ये इक्वेशन बन सकती है, या फिर एक ये भी तो इक्वेशन बन सकती है, कौन सी, ये। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस वाली चीज़ को ध्यान से देखो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स कॉस, जबकि एंगल कितना हो गया आपका 180 प्लस अल्फा हो गया ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस अल्फा। या फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, आगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस में, ठीक है, वाई साइन 180 प्लस में अल्फा इज इक्वल्स टू 5, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो हम लिख लेंगे x, और यहाँ पे देखो कॉस है ना 180 प्लस अल्फा, यानी कि इसका ट्रांसफॉर्म तो नहीं होगा, यानी कि कॉस अल्फा ही रहने वाला है। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया, प्लस में फिर हम लिखेंगे y, और यहाँ पे क्या है आपका साइन 180 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो हम क्या लिख लेंगे, साइन अल्फा ही लिखेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में, तो थर्ड में तो कैसा होता है, नेगेटिव होती है ना इसकी वैल्यू, तो नेगेटिव इज इक्वल्स टू 5। अब उसके बाद देखो कॉस अल्फा भी मैंने निकाल के बताया था कितना आया था, 3/4। देखो कॉस अल्फा कितना था, 4/5। मेरे कहने का मतलब कॉस अल्फा कितना था, 4/5। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, 4/5 एंड देन इसी तरीके से माइनस में भाई यहाँ पे साइन अल्फा कितना है, साइन अल्फा देखो अभी निकाला था 3/5, तो हमने इसको लिख लिया 3/5 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे आगे सॉल्व करोगे तो माइनस का 4x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 25। अब इसको आप थोड़ा सही करके लिखोगे तो आपको मिलेगा 4x प्लस में 3y प्लस में 25 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली आपका आंसर ये मिल गया। तो आप देख सकते हो दोनों ही कंडीशन, यानी कि दो इक्वेशन पॉसिबल है, एक तो ये वाली इसकी इक्वेशन हो सकती है, या फिर ये वाली इक्वेशन हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। मैंने आपको क्या बताया, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि आपको मैंने अभी निकाल के सारी चीज़ें करके दिखाया। तो प्लीज़ अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को पीछे रिवाइंड करो और एक बार और देखो, पक्का ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आपका जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन का क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए जनरल जो फॉर्म होती है ना आपकी लाइन की, हमेशा इस फॉर्म में लिखा होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। जैसे मान लो मेरे पे एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आप इस फॉर्म में अगर लिखते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। यहाँ पे आप देखो ये एज है और जो बी है आपका और ये सी है, ये तीनों आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे आप देख सकते हो 2, 3 और 1, ये क्या है आपके कांस्टेंट है, राइट। अब देखो यहाँ पे मेरे नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है, रिडक्शन, ठीक है, जनरल फॉर्म से किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जैसा कि आपको पता है पहले हम रिडक्शन आपको करके दिखाते हैं किसका, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी कि अगर मैं लाइन को ऐसे फॉर्म में लिख देता हूँ तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके x के जो बगल वाला m वो क्या बता रहा है, स्लोप, और c क्या बता रहा है कि y से कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, राइट। तो देखो अगर मुझे जनरल फॉर्म दे रखा है, अगर मुझे इस तरीके से कोई भी इक्वेशन गिवन है ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ मैं उसको, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा बी वाई इज इक्वल्स टू, देखो ए एक्स और सी, इसको मैंने इधर भेज दिया तो माइनस में ए एक्स माइनस में सी, और यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस में a अपॉन बी, मैंने b से अब डिवाइड कर दिया सबको, यहाँ पे देखिए माइनस में c अपॉन में b आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ तो x के बगल में क्या मिला आपको, x के बगल में जो होता है वो स्लोप होता है, यहाँ पे x के बगल में क्या मिला, तो हम बोल सकते हैं स्लोप बराबर, यानी कि स्लोप मिलता है ना में, तो m इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस में a अपॉन में b मिला। और हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए जो हमारा y से इंटरसेप्ट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y से आपका जो इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, y से इंटरसेप्ट जो होगा वो हमें क्या मिल रहा है, y से इंटरसेप्ट हमें मिल रहा है, देखिए माइनस में c अपॉन में b, तो माइनस में c अपॉन में b, यही तो है हमारा इंटरसेप्ट। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पे एक लाइन है, मान लो, ठीक है, जैसे मेरे पे एक लाइन है 2x प्लस में 3y प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, मैंने बोला आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, तो आप क्या कर दोगे, 3y इज इक्वल्स टू माइनस में 2x माइनस का 1, और इस 3 को आप नीचे ले आओगे तो इसके नीचे भी 3 आ जाएगा और इसके नीचे भी 3 आ जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्टली भी तो लिख सकता था, अगर मुझे स्लोप चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस में a अपॉन में b, तो यहाँ पे देखो a क्या था आपका 2 था, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है ना, आपका स्लोप दिख गया होगा, स्लोप क्या है माइनस का 2, और यहाँ पे अगर b चाहिए तो b क्या है आपका 3, तो मैंने 3 कर दिया, देखो स्लोप वही तो आ रहा है आपका, स्लोप ही तो है। अगर मुझे y से इंटरसेप्ट कर चाहिए, यानी कि c की वैल्यू चाहिए y से इंटरसेप्ट, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए माइनस का c अपॉन में b, तो c क्या है आपका, देखो 1 है ना, तो हम लिख देंगे माइनस में 1 अपॉन में b, तो b क्या है आपका 3 है, तो 3 कर दिया। ये देखिए यही तो आपका मेरा मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म है, यही तो आपका क्या बता रहा है, y से इंटरसेप्ट बता रहा है। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ चुका है। तो आप देख सकते हो इसका यूज़ ये है, मैंने आपको बस एक बार ये बता दिया कि आप इस तरीके से रिड्यूस करोगे चीज़ों को, ठीक है ना, यानी कि रिडक्शन बता दिया आप किस तरीके से कर सकते हो, जनरल फॉर्म से किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप इस तरीके से करोगे, कब, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर चेंज करना है तो, अगर आपको जनरल फॉर्म में दे रखा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इक्वल्स टू 1। आपको मैंने बताया था, जैसे कि मेरी लाइन है, मान लो a इंटरसेप्ट काट रही है, b इंटरसेप्ट काट रही है, तो इसकी इक्वेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो हम इसको रिड्यूस कैसे करें, तो यहाँ पे देखिए मेरे पे जनरल इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यही तो है मेरे पे। अब देखो मुझे अगर इस फॉर्म में इसको लिखना है, इस फॉर्म में अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, पहले मैंने लिख लिया ax प्लस में बी वाई, ठीक है, इसको मैंने इधर भेजा तो माइनस का सी, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखो मेरे पे x और y वाला तो होना चाहिए, लेकिन इधर क्या होना चाहिए 1, तो मैंने इसको माइनस सी से डिवाइड कर दिया, तो मैं इसको माइनस सी से डिवाइड कर लेता हूँ, तो मैंने इसको माइनस सी से डिवाइड कर लिया, तो आ जाएगा ax अपॉन में माइनस का सी प्लस में बी वाई अपॉन में माइनस का सी इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि माइनस सी से डिवाइड हो गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x अपॉन में क्या आ जाएगा, क्या आ गया कि माइनस का सी अपॉन में a, एंड देन उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, b अपॉन में, सॉरी y अपॉन में यहाँ पे माइनस का c अपॉन में b, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है आपका, x से इंटरसेप्ट, यानी कि x से इंटरसेप्ट कितना काट रहा था ये बता रहा है आपका, और ये क्या है आपका y से इंटरसेप्ट, तो हम बोल सकते हैं x से ये कितना इंटरसेप्ट काट रहा है आपका, x से इंटरसेप्ट जो है, ठीक है, x से कितना इंटरसेप्ट काटेगा, माइनस में c अपॉन में a, और अगर कोई पूछ ले y से इंटरसेप्ट कितना काटेगा तो y से इंटरसेप्ट हम कितना बताएंगे, माइनस का c अपॉन में b। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ग्रेट। तो ये सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना हम किस तरीके से रिड्यूस करेंगे जनरल टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, प्लीज़ आप इतना नोट करो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो अगर मैं इसके ऊपर एक टॉपिक क्वेश्चन कराना चाहूँ तो देख लो, अगर मेरे पे है 2x प्लस में y इक्वल्स टू आपका 2 है, ठीक है, तो आप क्या कर दो, अगर आपको रिड्यूस करना है, जैसे कि आप मान लो जनरल फॉर्म में दे रखा है, अगर मुझे इसको रिड्यूस करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा y अपॉन में 2 इक्वल्स टू क्या बचा 1, ठीक है। अब हम इसके नीचे बोल सकते हैं, यानी कि x से इंटरसेप्ट कितना है 1 और y से इंटरसेप्ट कितना है आपका 2, तो फाइनली हम इस तरीके से बोल देंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इतना नोट करो, फिर हम करते हैं, अगर मुझे जनरल फॉर्म में दे रखा है तो हम नॉर्मल फॉर्म में इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, तो प्लीज़ आप इतना नोट करो। सो स्टूडेंट अब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं जनरल इक्वेशन को एक नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में। तो ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को, मैंने क्या बोला है कि मेरे पे जनरल इक्वेशन है, इसको मुझे चेंज करना है किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है आपका, इस तरीके से होता है, हमें इस चीज को इसमें चेंज करके देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखो ये मेरे पे जनरल फॉर्म है, इसको हम, अगर मैं इसको डिवाइड करा दूं, डिवाइडेड
बाय बोथ साइड, ठीक है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इससे मैंने दोनों साइड इसके डिवाइड करा दिया। तो यहाँ पे क्या है आपका ए एक्स अपॉन इसके नीचे क्या आएगा अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एंड देन उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं प्लस में बी वाई अपॉन इसके नीचे क्या आएगा आप बताइए अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, ये देखो सी है ना, पॉजिटिव में इधर आएगा तो नेगेटिव में, तो माइनस का सी अपॉन में नीचे की तरफ आप क्या लिख सकते हो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, एंड देन इतना आपने कर लिया। यहाँ पे अब हमने क्या करा, ये देखो माइनस का सी है ना, हमने माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि ये माइनस का सी खत्म हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा माइनस का 1 का मल्टीप्लाई कराओगे इस पूरे में तो आपका आ जाएगा माइनस में ए एक्स अपॉन में अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, एंड देन आपने क्या करा माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो हमने इसको लिख लिया प्लस, ये क्या आ गया आपका माइनस में, ठीक है, माइनस में बी वाई अपॉन में यहाँ पे क्या आ गया अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एंड देन आपने क्या करा -1 से मल्टीप्लाई करवाया ना बोथ साइड, तो ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पे लिख लेंगे सी अपॉन में अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब अगर इससे कंपेयर करोगे तो आपको पता है एक्स के जो बगल में होता है वो क्या होता है कोस अल्फा, तो यहाँ पे देखो एक्स के बगल में तो ये पूरा है ना, ये पूरी चीज एक्स के बगल में, तो हम बोल सकते हैं माइनस में ए अपॉन में अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा आपका कॉस अल्फा आएगा, ठीक है ना, कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई। और ये क्या है आपका वाई के जो बगल में होता है वो साइन अल्फा होता है, तो ये हमारा क्या है पूरा साइन अल्फा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन अल्फा इज इक्वल्स टू आपका आएगा माइनस में बी और यहाँ पे आपका आएगा अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एंड देन वही आपसे बोला जाए कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, तो आप क्या बोलोगे P इक्वल्स टू सी अपॉन में अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई है, ये जो हमने ड्राइव करा अभी ये चीज़ आपको क्लियर हुई ना, ठीक है जी। आप इस चीज़ को ध्यान रखो, सबसे पहले हमने अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, देखो ये डेरिवेशन का पार्ट है इसलिए मैं आपको ये नहीं बता पा रहा कि ये किस तरीके से हमने डिवाइड करा, क्योंकि मैंने आपको इसका डेरिवेशन नहीं कराया है, ठीक है ना, बहुत लंबे लेक्चर हो जाता, तो मैंने इसका डेरिवेशन नहीं कराया। बस आप इतना याद रखो कि मुझे चीज़ों को सिंपल करना है, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है हमको अगर जनरल से नॉर्मल में जाना है तो हम इस चीज़ से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है। फाइनली आपका ये कॉस मिलेगा कॉस अल्फा, ये आपका आ गया साइन अल्फा और ये आपकी पी की वैल्यू आ गई, पी का मतलब क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है ना। तो ये चीज आप नोट करो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं, प्लीज आप इतना नोट करोगे, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, किसके ऊपर, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर, तो प्लीज आप इतनी चीजें नोट करो पहले। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, तो जैसा कि आपका न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपका रिड्यूस द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, ये देखो ये जनरल इक्वेशन है, इसको मुझे रिड्यूस करके दिखाना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल्स टू mx प्लस सी इस फॉर्म में चेंज करके दिखाना है, और साथ में मेरे को स्लोप भी पता करना है और y से इंटरसेप्ट भी पता करना है, ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, और इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद हमें बोला है एंड फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट काट रहा है एंड वाई एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, ये हमें निकालना है। एंड देन आपका थर्ड है नॉर्मल फॉर्म में हमें इसको चेंज करना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के बाद आपको क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा और पी, यानी कि ठीक है ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके पहले से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम चेंज करते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर मुझे इसको चेंज करना है तो फाइनली इसको ऐसे लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू, ये देखिए इन दोनों को मैं इधर भेज दूंगा तो माइनस में अंडर रूट 3x माइनस में 2, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो ना, ये देखो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही तो हो गया, हमें बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किस तरीके से होता है mx प्लस सी, इसी तरीके से होता है। अब जो x के बगल में होता है वो क्या होता है स्लोप, तो ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है, ये आ गया हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। अब हमें क्या निकालना है स्लोप निकालना है, तो x के जो बगल में होता है वही तो स्लोप होता है, तो x के बगल में क्या है आपका अंडर रूट 3, तो हम लिख सकते हैं स्लोप, यानी कि स्लोप का मतलब है m इक्वल्स टू कितना आ गया आपका अंडर रूट 3 एंड y से इंटरसेप्ट, आप बोल सकते हो y से इंटरसेप्ट कितना कटा आपका, y से इंटरसेप्ट जो कटा है वो कितना है आपका -2 है, ठीक है, ये आ गया -2, तो हम लिख देंगे इसको -2, ग्रेट। एंड देन ये तो आपका पहला पार्ट था, इसी तरीके से हमें क्या करना है सेकंड पार्ट भी करना है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं, ये आपका सेकंड पार्ट देखिए। तो सेकंड पार्ट में बोला है हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है और मुझे इंटरसेप्ट भी निकालना है, यानी कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से वो कितना इंटरसेप्ट काट रहा है। तो फाइनली ये देखिए हमारे पे इक्वेशन है अंडर रूट 3x प्लस में y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसको आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट 3x
प्लस वाई, यहाँ पे देखो किसमें प्लस में इधर आएगा तो पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर आ गया ये नेगेटिव हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे आपको पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो इस तरीके से होता है, और यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है आपका एक्स अपॉन में ए प्लस में वाई अपॉन में बी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करवा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका -2, ठीक है, यानी कि माइनस में √3 अपॉन में 2 एक्स प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे y है इक्वल्स टू यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो ये माइनस में होगा ना, हमने क्या करा -2 से डिवाइड कराया, तो यहाँ पे ये -2 आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसा कि अगर मैं कंपेयर करूँ तो आपको क्या मिलेगा कि x अपॉन में, इस चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, माइनस में यहाँ पे देखो नीचे 2 है आपका, 2 अपॉन में √3 ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, और यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस में y अपॉन में यहाँ पे आपका 2 आ गया नीचे, यानी कि 2 आप ऐसे लिख सकते हो माइनस में, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका x से इंटरसेप्ट की अगर आप बात करोगे तो x से इंटरसेप्ट आपका कितना घट रहा है, देखो ये x के नीचे वाला जो होता है वही तो इंटरसेप्ट बताता है, कितना है आपका -2 अपॉन में √3। इसी तरीके से आप y से इंटरसेप्ट लिखोगे तो y से इंटरसेप्ट आपका क्या है, y से इंटरसेप्ट क्या है, देखिए इसके नीचे y के नीचे वाला ही तो है, यह हमारा -2। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ग्रेट। एंड देन इतना आपको क्लियर हुआ है ना, हमने कुछ नहीं करा है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बार बार मैं चीज़ें बता चुका हूँ, आपको इस तरीके से करनी है और मैंने भी आपको बताया भी था। तो फाइनली आप बस कंपेयर करके आंसर लिख दो, ठीक है, ग्रेट, इतनी चीज़ समझ में आई आपको। अब हम करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है हमारा नॉर्मल फॉर्म से, ठीक है, यानी कि अब इसको चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में और वहाँ से अल्फा और पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, हमारे पे क्या है √3x प्लस में y +2 इक्वल्स टू 0। हमें इसको किसमें चेंज करना है, नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था इस पूरे को, यानी कि जैसे मेरे पे मान लो ये जनरल इक्वेशन है ax + by + c इक्वल्स टू 0, तो मैंने बोला था आपको सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर से। तो यहाँ पे देखो a की जगह क्या है आपका, a की जगह क्या है √3 है, और b की जगह क्या है आपका, b की जगह 1 है, ठीक है। तो आप क्या कर दो, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, तो मैंने लिखा √3x प्लस में y, ठीक है, इक्वल्स टू, देखो ये प्लस में है ना आपका, इधर भेज दो कि -2 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है, किससे, इससे। तो हम इसको निकाल तो ले पहले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको आप निकालो, a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2, ठीक है, 4 का अंडर क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, 2 से मैंने डिवाइड कर लिया सबको, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2x प्लस में y अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू -1। समझ आया आपको, ये कितना हो गया, -1 हो गया। अब उसके बाद मैंने बताया कि ये आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस है ना, ये चीज़ आपकी डिस्टेंस होगी ना इधर, तो हमें देखो जैसे कि आपको पता है कि हम अगर नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं तो कैसे होता है, x cos अल्फा प्लस में y sin अल्फा इक्वल्स टू p आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए ना। तो हमने क्या करा, -1 से हम इंटू करा देंगे दोनों तरफ। तो आप देख सकते हो -1 से अगर मैं इंटू कराता हूँ तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ कैसे हो जाएगी नेगेटिव, यहाँ भी ये कैसे हो जाएगी नेगेटिव। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि x के बगल में कौन होता है, cos अल्फा होता है, तो cos अल्फा बराबर क्या आएगा, √3/2 एंड यहाँ पे आप बोल सकते हो कि sin अल्फा बराबर कितना है, -1/2, ठीक है। और आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मिल गया, p बराबर आप बोल सकते हो, p बराबर आपको कितना मिल गया, यहाँ लिख लेते हैं हम 1, यानी कि इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से कितना है, 1 है। एक चीज़ तो फाइनल हो गई। अब यहाँ पे बोला इन्होंने अल्फा निकालने के लिए, हमसे क्या बोला है, अल्फा निकालने के लिए। हमने ये नॉर्मल फॉर्म में तो चेंज कर चुके थे, p की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, हमसे बोला पापा अल्फा निकालो। तो यहाँ पे ध्यान से आप चीज़ों को पकड़ना, आप यहाँ पे देखिए हमें अल्फा निकालना है, तो यहाँ पे देखो ये तो नेगेटिव है, ये भी कैसा है, नेगेटिव है। तो इससे आपको क्या बात पता चली है, ये दोनों नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब ये कि इन दोनों की वैल्यू कहाँ पे नेगेटिव होती है, सोचो कौन सा कोडेंट में नेगेटिव होती है। देखो पहले कोडेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन हमको दोनों ही नेगेटिव दे रखे हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फोर्थ कोडेंट है वहाँ पे कॉस आपका कैसा होता है, पॉजिटिव, लेकिन साइन कैसा होता है, नेगेटिव। लेकिन ये दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव कहाँ होंगे, थर्ड में, क्योंकि tan और cot के अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये कहाँ पे होगा आपका एंगल, थर्ड कोडेंट में होगा। चीज़ें समझ में आई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कितना है, अगर मैं यहाँ से माइनस हटा लूँ तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे मैं कौन सा एंगल रखूंगा कि आपको ये मिलेगा 30। दोबारा से अगर मैं इस माइनस को हटा लूँ तो बताओ किसकी वैल्यू
√3/2 होती है, यानी कि कॉस की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूंगा, कौन सा एंगल रखूंगा कि मुझे √3/2 मिले। तो कौन सा रखोगे आप, सोचो कौन सा रखोगे, 30। तो हमने क्या बोल दिया, अल्फा बराबर क्या है यहाँ पे 30, लेकिन 30 नहीं, ये तो आपका यहाँ से 30 मिला ना, ये 30 होगा। अब आपको क्या निकालना होता है, ये पूरा निकालना होता है, ध्यान करो, ये पूरा निकालना होता है हमें, है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है वही तो निकालना होता है। ये कितना है, 30 है, ये कितना है 180 है, तो 180 प्लस 30 कितना हुआ, 210 हुआ। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, अल्फा बराबर क्या है 210 है, ठीक है, कितना होगा 210। ये चीज़ समझ में आई आपको, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, प्लीज़ आपको ध्यान रखना है किस तरीके से हमने निकाला है। और अगर आपको नहीं भी समझ में आया ना, तो आप एक बार ना इन दोनों को डिवाइड कर लो। जैसे मैंने करा tan अल्फा, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो tan अल्फा आएगा, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। यहाँ पे देखो ये क्या है आपका sin अल्फा क्या है 1/2 है, और नीचे की तरफ क्या है आपका माइनस में √3/2 है। अब देखो माइनस से माइनस गया, इससे ये चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/√3। अब देखो कहाँ कौन सी वैल्यू पे, यानी कि अल्फा, यहाँ पे आप क्या रखोगे कि आपको क्या मिलेगा 1/√3, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 30, ठीक है, क्योंकि आपको लेकिन पता है कि 30 तो है ही यहाँ से, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखेंगे इसको, 180 प्लस 30, तो वही 210 ही आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।